तो ये है अपना क्लास नंबर 7 हैश फिजिक्स क्लास 7। इसका हेडिंग लगाइए रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये लिया हमने एक ग्लास स्लैब। ये क्या है? एक ग्लास है, शीशा, और ऊपर एयर। ये जो है ये ग्लास है। एयर होगा ऑप्टिकली रेडर मीडियम और ये होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आप समझ रहे होंगे, पीछे ही हमने बताया है। ये होगा आपको रेडर मीडियम। एक लाइट रे आ रही है, अब ये एयर से ग्लास में इंटर कर रही है। एयर से ग्लास में इंटर कर रही है मतलब रेडर से डेंसर में इंटर कर रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये इधर न जाके इधर बेंड होगी और ऐसे आएगी। ये हो गया द नॉर्मल। यहां का ये हो गया द नॉर्मल। समझ पाए होंगे आप। अब ये लाइट रे यहां पे आने के बाद ग्लास स्लैब से फिर बाहर निकलेगी तो कहां आएगी? एयर में। मतलब अब जो ये बाहर निकल रही है तो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेडर में आ रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये इधर न जाके ऐसे बेंड होगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ इमरजेंस, या नहीं तो इमरजेंट रे। इमरजेंट रे भी बोलते हैं। अब ये जो इंसिडेंट रे है, इसको जब फॉरवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एलडी एलडी फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ पाए आप बात? इसी चीज को अपने को लिखना है। ये जो भी चीजें हैं यहां इसको लिखनी है। ये है इंसिडेंट रे, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होगा आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये और ये एंगल बराबर होंगे तो ये भी आर होगा, अल्टरनेट एंगल। आपने क्लास 9th में खूब पढ़ा होगा, ये दो पैरेलल लाइन है और मैं बोलता हूं ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे और इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल्स। तो ये सेम चीजें यहाँ पे हो रही है, जो यहाँ पे है सेम चीजें यहाँ पर है। ये नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों बराबर होंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। ये जो है रे, लाइट रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे या फिर रे ऑफ इमरजेंस। समझ गए होंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के। ध्यान रखिएगा चीजें। अब लिखते हैं, ये जितनी भी सारी बातें हैं इसको लिखते हैं। व्हेन अ लाइट रे पासेज थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, व्हेन अ लाइट ray passes
थ्रू अ rectangular glass slab, then the emergent ray is laterally displaced from the incident ray. अब ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम लोग फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसी बात को लिखेंगे, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इंसिडेंट रे विच इज प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड. ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंड both are parallel to each other. ठीक है, the distance between the emergent ray and the incident ray which is produced forward is known as lateral displacement. The distance between the emergent ray EMERGENT between the emergent ray and incident ray produced forward is called lateral डिस्प्लेसमेंट. समझ गए आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. गुड इवनिंग सभी कोई को एक ही साथ. रमन, अतुल, गणेश सभी कोई को एक ही साथ गुड इवनिंग. सुमन, रोहित सभी कोई को एक ही साथ गुड इवनिंग. अच्छे से आप समझ गए होंगे. अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं. यहां पे जो हमने लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो एंड इंसिडेंट रे विच इज प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड. नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा. अब ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये आपको कुछ फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग लेते हो जाएगा. इस पे मैं लिख ही देता हूं. फैक्टर्स FACTORS फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स. फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स. पहला फैक्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस. दूसरा फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तीसरा फैक्टर थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. ठीक है, ये जो अपना ग्लास स्लैब है इसकी जो मोटाई होगी ये थिकनेस. अभी भी अगर किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा. तो ये जो है ये थिकनेस. ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. और चौथा जो है आपको वेवलेंथ. इस तीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके एंगल ऑफ इंसिडेंस के. समझ पाए आप बात? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा होगा
तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी सेम बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब जो होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग या तो म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और या नहीं तो एन से आगे, ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं। तो एन से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, या नहीं तो म्यू से, इसको म्यू पढ़ा जाता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोल रखा है कि सर मैंने 9th तक तो कहीं कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी बातें भी कोशिश कर रहा हूं आपको समझा देने की। फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, जिस भी कलर के लाइट का, उसका जो होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वेवलेंथ सबसे कम किस कलर के लाइट का होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वायलेट जो होता है, VIOLET, इसको हिंदी में बैगनी बोलते हैं, इसका जो होता है वो मिनिमम होता है। और रेड कलर जो होता है, जिसको हिंदी में लाल बोलते हैं, इसका मैक्सिमम होता है। तो वेवलेंथ जो होगा सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम ये होता है, वायलेट का होता है वेवलेंथ। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, वायलेट कलर में। और रेड कलर में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ क्या होगा, सबसे कम होगा। अब आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए।